मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आपको पता है कि इस जो पूरा वीडियो का सीरीज है, इसमें हम बहुत ही जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर एक एक करके डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है, ये देखिए कॉपीराइट का इशू हो सकता है और किसी ने मेहनत की है तो उसका जो है सम्मान होना चाहिए। तो दृष्टि आईएएस का ये जो कंटेंट है, बहुत सारे जगहों से कंपाइल किया गया। दृष्टि आईएएस का हो सकता है, ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस जो है उससे भी कुछ कंटेंट लिए गए हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं कि इसका जो आपको कंटेंट ओनली आईएएस का भी कुछ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। बाकी सारे न्यूज़पेपर्स पीआईबी वगैरह बहुत सारे जगहों से इसका कंटेंट तैयार किया गया है। तो ये तो छोटा सा डिस्क्लेमर था। अब आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं। विप इन इंडिया। देखिए विप जो वर्ड है, आप तो बहुत बार अखबार में जो है ये बहुत बार सुने होंगे। देखिए वीप जो है ना, 10th शेड्यूल, जिसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट किया गया था, उसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा की गई है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया कि वो अपने जो मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं उनके पार्टी के, उनको एक विप, उनको एक डायरेक्शन इशू करने का अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया है हर पॉलिटिकल पार्टी को। देखिए ये जो मसला है 10th शेड्यूल का, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेके जाया गया था। किहोतो होलोहान वर्सेस जचिलो केस 1992 के अंदर आया था। ये वही साल था जब इंदिरा सोनी जजमेंट भी आया था। इसमें देखिए इस ये जो जजमेंट है, ये 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो 10th शेड्यूल का जो एप्लीकेशन है, जो यूज है, एप्लीकेबिलिटी है, वो जो जब वोटिंग की बात आती है तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जब हो या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस जो हो, तब जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में दिखाता हूँ कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसमें जो है आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई डायरेक्शन इशू की है वोटिंग को लेके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ 2 सब क्लाउज 1B में क्या लिखा हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन को लेके एंटी डिफेक्शन लॉ में कहा गया है कि इफ़ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही बिलोंग्स। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने कोई डायरेक्शन इशू किया है, कोई व्हिप जारी किया है कि आपको ऐसे ऐसे वोटिंग करना है, अगर उसके खिलाफ जाके कोई पार्टी मेंबर, उसका कोई लेजिस्लेचर, उनका उस पार्टी का उसके खिलाफ वोटिंग करता है, तो फिर उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल सकता है। ठीक है, तो ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। अब वापस आते हैं हम जहाँ थे वहाँ पर। अब देखिए ये जो किहोटो होलोहान केस है ना, ये इसमें क्या कहा गया है कि ये जो वोटिंग वाला मामला है, जहाँ पर अगर कॉन्ट्ररी, अगर पार्टी के जो डायरेक्शंस हैं जो भी इशू किए गए हैं उसके खिलाफ जाकर अगर कोई मेंबर अपना वोटिंग करता है, तब फिर वो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा तभी लागू होगा जब वो वोटिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन में चल रहा हो और मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के मसले में वो अगर कॉन्ट्ररी जाके वोट करता है तभी ये मसला होगा। अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। उसके अलावा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एक मत से कहा कि जो कोर्ट जो है वो तब तक इस मसले में अपना दखल अंदाजी नहीं करेगा, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन पर कोई अपना फैसला नहीं देगा, जब तक स्पीकर या जो चेयरमैन है वो फाइनल डिसीजन न ले ले, है ना। क्योंकि देखिए इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि इतने महीनों या इतने दिनों के अंदर जो है स्पीकर या जो आपका चेयरमैन है उसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कोई डिसीजन ले ही लेना है, फाइनल डिसीजन। अब चूंकि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है, तो किहोतो होलोहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक मत में ये कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन पर जब तक अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक इस पर अपील नहीं किया जा सकता है। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि जो ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था 52nd अमेंडमेंट में, उसमें कहा गया था कि जो फाइनल डिसीजन होगा उस वो स्पीकर या जो है
जो चेयरमैन है उसका होगा और उसके डिसीजन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये जो प्रोविज़न था इसको क्योतो होलोहान वर्सेस जचीलहू केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कहा कि जो स्पीकर और जो राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन साहब हैं या जो स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, उनका जो फैसला है वो निर्णायक तो होगा, लेकिन उस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और जो लेजिस्लेचर है जिसको लगता है कि अनफेयर डिसीजन है स्पीकर का, तो वो फिर उसको लेके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो ये था क्योतो होलोहान केस। अब देखिए वीप पर वापस आते हैं। अभी ये जो पूरा मसला है इसको समझते हैं। दो वीप जो है क्या, वीप जो वर्ड है ना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसीजंस से हम लोग ने कन्वेंशनली इसको अडॉप्ट किया है, जिसमें होता क्या है कि एक प्रोसीजर है ये वीप, जहाँ पर लेजिस्लेचर चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, उसको एक डायरेक्शन इशू किया जाता है कि आप पार्टी का जो लाइन है, जो पार्टी के अपने विचार हैं, जो पार्टी का जो डिसीजन है, उसको हर मेंबर फॉलो करेगा। तो व्हीप होता क्या, एक डायरेक्टिव होता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जिसमें हर मेंबर्स को पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजन है, पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना जो एक मैंडेट है, उसको हर मेंबर को फॉलो करना होता है। ठीक है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स से हमने अडॉप्ट किया है, और ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो अपना एक व्हीप अपॉइंट करता है, जिसका काम क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं उसको एक उस मेंबर्स को डिसिप्लिन रखा जाए, है ना, हाउस के अंदर। ठीक है, ऑल्दो व्हीप जो है ना, इसका कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एक कन्वेंशन के तहत जो है इंडियन पार्लियामेंट में हर पार्टी जिसका हाउस में रिप्रेजेंटेशन है, रिगार्डलेस कि उसका कितना मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा या राज्यसभा में, उसको व्हीप जारी करने का अधिकार दिया गया है ना। लेकिन आप ये समझिए कि जो व्हीप जारी किया जाता है, ये जो डायरेक्शन इशू किया जाता है, डायरेक्टिव इशू किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पर, है ना। ये कभी कभी नॉन एप्लीकेबल भी होता है। जैसे अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आपको याद होगा, 2022 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट आपका बीजेपी का एनडीए का था, आपके द्रौपदी मुर्मू थी, और दूसरा कैंडिडेट जो यूपीए का था, उनका नाम था यशवंत सिन्हा साहब। अब देखिए जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो काफ़ी सारे जो कांग्रेस के एमएलए थे उनको ऐसे तो वोट देना चाहिए यशवंत सिन्हा को, लेकिन क्रॉस वोटिंग हुआ और उन्होंने काफ़ी सारे एमएलएज ने वोटिंग दिया है द्रौपदी मुर्मू को। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने के बावजूद उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इस मसले में एप्लीकेबल नहीं है। व्हिप जो निश्चित रूप से फॉलो करना होता है हर मेंबर्स को, लेकिन इस केस में फॉलो नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीफ व्हिप होता है और उसको असिस्ट करने के लिए काफ़ी असिस्ट व्हिप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हाउएवर देयर आर नो सच, देखिए द चीफ व्हिप इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक चीफ व्हिप होता है हर पार्टी का, जो एमपी होगा और वो पार्टी का ही होगा, जो पार्टी इन पावर है और जो अपोजिशन में है। और ये जो व्हिप है ना, ये एक तरह से कहिए कि हाउस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी ऑफिस बियरर होता है। अब जरा बहुत ही जल्दी से व्हिप को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फंक्शंस ऑफ व्हिप की बात करें तो जैसा हमने बताया आपको कि व्हिप का काम होता है कि जो आपका मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप चीफ व्हिप होगा, उसका ये ड्यूटी होता है कि वो जो मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स जो हैं, वो हाउस में एक डिसिप्लिन बना के रखें, है ना। उनका अटेंडेंस को इंश्योर करता है कि भाई इस तारीख को आपको आना है, ये जो बिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डिस्कशन होने वाला है इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा ये भी इंश्योर करता है कि जो पार्टी लाइन है उसके अनुसार हर एमपी या हर एमएलए जो है वोट करे। उसके अलावा जो पार्टी का मूड है, जो पार्टी का आला कमान का मूड है, जो पार्टी का डिसीजन है, उसको हर एमपी इंडिविजुअल मेंबर को इन्फॉर्म करना, ताकि इंडिविजुअल मेंबर जो है पार्टी के कॉन्ट्ररी न चला जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी मेंबर का जो असंतुष्टता है, अगर कोई मेंबर डिसकंटेंट है पार्टी लाइन के जो डिसीजंस हैं, तो उसको पार्टी के आला कमान तक पहुंचाना, ये भी एक तरह से व्हिप का काम होता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी बिल के ऊपर या किसी चर्चा के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर हर पार्टी को ना एक लिस्ट देना होता है कि आपके कौन कौन से
जो मेंबर्स हैं उनको बोलने का अधिकार दिया जाए, बोलने दिया जाए। तो ये लिस्ट ऑफ स्पीकर जो होता है हर पार्टी का, उसको जो है लोकसभा में स्पीकर को सौंपना होता है, और ये काम जो होता है व्हिप का होता है। ठीक है। उसके अलावा एक तरह से आप देखें तो व्हिप जो होता है ना, पार्टी के अंदर एक बाइंडिंग फोर्स होता है। जो टॉप लीडरशिप है उसको जो आपका इंडिविजुअल एमपी या जो एमएलए है उसके साथ जोड़ता है। उसके अलावा अगर कोई पार्टी मेंबर डिससेटिस्फाइड है तो उसको काउंसलिंग का भी काम जो है व्हिप करता है, क्योंकि एक कनेक्शन ये बनाता है ना टॉप लीडरशिप और जो ऐसे जो साधारण एमएलए या एमपी है। ठीक है। उसके अलावा देखिए इंडिया के अंदर जो आपका गवर्नमेंट होता है, तो गवर्नमेंट भी एक पॉलिटिकल पार्टी से होता है, तो जाहिर है उस पॉलिटिकल पार्टी का भी एक चीफ व्हिप होगा। तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो होता है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट चीफ व्हिप होता है गवर्नमेंट का। ठीक है। और उसके अलावा उसको असिस्ट करने के लिए काफ़ी सारे असिस्टेंट व्हिप्स भी होते हैं, है ना। उसके अलावा रीजनल व्हिप्स भी होते हैं। ठीक है। अब देखिए समझते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स, जो टाइप्स ऑफ व्हिप्स होते हैं, उसमें 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप होता है। 1 लाइन व्हिप जो होता है वो मेंबर्स को वोटिंग के समय इशू किया जाता है। ठीक है। इन केस मेंबर डिसाइड्स नॉट टू फॉलो द पार्टी लाइन, अगर मान लीजिए किसी मेंबर ने ये डिसाइड कर लिया कि हम पार्टी का जो डायरेक्टिव है उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर 1 लाइन व्हिप वहाँ पर जारी किया जाता है, और उस मेंबर को कहा जाता है कि आप अपना डिसीजन जो है, आप अपना जो वोटिंग है उसको मत कीजिए। 2 लाइन व्हिप कब जारी किया जाता है? टू डायरेक्ट द मेंबर्स टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। उसको बस मेंबर को कहा जाता है कि आपको भाई पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप उस दिन ज़रूर से ज़रूर मेंबर आप जो हैं हाउस में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। और इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आपका वोटिंग पैटर्न, कि आपको कैसे वोटिंग करना है, लेकिन आपको प्रेजेंट रहना है। 3 लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लियरली कहा जाता है मेंबर्स को कि आपको पार्टी लाइन के अनुसार ही वोटिंग करना है, आप इसके कॉन्ट्ररी नहीं जा सकते। ठीक है। अगर मान लीजिए व्हिप वायलेट हो जाता है तब क्या होगा? अगर मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई डायरेक्टिव इशू किया और इंडिविजुअल एमपी जो उनका या एमएलए है उसने इसको नहीं माना, तो क्या होगा? अगर कोई एमपी वायलेट करता है व्हिप को, या एमएलए वायलेट करता है पार्टी के व्हिप को, तो उसको हाउस से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर निष्कासित किया जा सकता है। 3 लाइन व्हिप कैन बी वायलेटेड ओनली इफ, ये देखिए 3 लाइन व्हिप में क्लियरली कहा जाता है कि आपको पार्टी लाइन के हिसाब से ही चलना है। तो अगर एक 3 लाइन व्हिप का वायलेशन तब होता है जब 1/3 पार्टी मेंबर जो है वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाके वोटिंग करते हैं। ठीक है। अब इस देखिए व्हिप के साथ ना बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसको समझते हैं। ठीक है। इसमें क्या है ना कि रिस्ट्रेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स फ्रीडम ऑफ चॉइस। जो अगर पार्टी मेंबर है उनका अपना जो मस्तिष्क है, उनका अपना जो विवेक है, उनका अपना जो लाइफ का फिलॉसफी है, उनका अपना जो रुझान है, उसके खिलाफ उस वो अगर पार्टी के खिलाफ चला जाता है मसला, तो भी उनको इससे जो है अपना जो खुद का ओपिनियन है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जो है ना वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाता है व्हिप के कारण। तो इसीलिए आप देखिए कि वो अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं कर सकते, अपना ओपिनियन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते व्हिप के कारण, क्योंकि पार्टी लाइन का कुछ और मत है और आपका कुछ और मत है, तो आपको पार्टी लाइन के हिसाब से ही चलना होगा। ठीक है। लेकिन देखिए इसका हिसाब क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में एक फ्री वोट का प्रोविज़न है। फ्री वोट में क्या होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी मेंबर चाहे तो अपना बैलेट जो है कास्ट कर सकता है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर। ठीक है। इवन इफ कि वो पॉलिटिकल पार्टी का जो अपना जो मत है उसके खिलाफ हो, फिर भी वो फ्री वोट कर सकता है। ठीक है। इसमें देखिए दिक्कत क्या है कि अगर पार्टी का जो लाइन इशू व्हिप इशू किया गया उसको अगर कोई डिसअवे करता है तो डायरेक्ट आपका एक्सपल्सन हो जाता है हाउस से एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है। उसके अलावा आप समझिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है तो उसमें व्हिप जो है एमपी और एमएलए को जारी नहीं किया जा सकता है वोटिंग के मसले पर। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि व्हिप सिस्टम के एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो व्हिप सिस्टम है उसके चलते क्या हुआ है कि एमपी या जो एमएलए है उसको सिंपल हेड काउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। हाउस फ्लोर पर एमपी एमएलए का अपना मत हो सकता है, लेकिन वोटिंग का जब मसला आता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर
तब फिर उसको बस एक एक समझिए कि एक गिनती की तरह उसको यूज किया जाता है, एक तरह से फोर्स्ड कंसेंसस बनाया जाता है ना। हो सकता है उसका अपना मत कुछ और हो, उसके अपने विचार कुछ और हो, लेकिन आपको चूंकि पार्टी लाइन के हिसाब से ही चलना है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको फोर्स किया जाता है कि आप उसी मत से चलिए, है ना। कभी कभी होता है ऐसा कि जो आपके जो पार्टी का जो आला कमान है, जो टॉप लीडरशिप है, वो बेतुका बात करते है ना, लेकिन फिर भी आपको शांत रहना, आपको उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। तो ये कहीं ना कहीं व्हीप का एक कमजोरी भी है, क्योंकि हमेशा जो एमपी या एमएलए, उनको हमेशा डर रहता है कि वो अपना सीट जो है वो लूज ना कर दें, इसीलिए उनका जो ओपिनियन है डिबेट के दौरान, है ना, वो क्या सोचते हैं, तो उस पर उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको। पार्टी का जो आला कमान का जो मेंबर, जो टॉप लीडरशिप है, उसी के हिसाब से चलना होगा। ग्लोबल प्रैक्टिस की बात कर लें तो यूके में एक प्रोविज़न होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए 3 लाइन व्हिप जारी होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए 3 लाइन व्हिप को फॉलो नहीं करता इंडिविजुअल एमपी, तो उसमें क्या होता है कि पार्टी से तो निकाल दिया जाता है, लेकिन उसका मेंबरशिप हाउस से नहीं जाता है। और जब तक पार्टी उसको चाहे तो माफ़ भी कर दे और फिर से वो पार्टी का मेंबर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल उसका जो है मेंबरशिप नहीं जाता है हाउस से। यूएसए में क्या है कि व्हिप्स जॉब इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ एमपीज हु सपोर्ट एंड अपोज अ पार्टिकुलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन, बस इससे क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। बस ये व्हिप का काम होता है कि किसने सपोर्ट किया और किसने जो है अपोज किया। इंडिया में तो आप जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है व्हिप को अपोज करने पर, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। तो आगे का मसला क्या, आगे का क्या हो सकता है, आगे हम क्या कर सकते हैं इसको सुधारने के लिए। तो देखिए यूके का जो फ्री वोट सिस्टम है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने मेंबर्स को अपने मत का उपयोग करने का अधिकार देता है। तो इसको हम कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर लागू कर सकते हैं, है ना, डिस्कशन के बाद। उसके अलावा जो इंडिविजुअल पार्टी मेंबर है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता है भाई, तो उसको ज़रूरी है कि आप उसको फ्रीडम ऑफ माइंड और फ्रीडम ऑफ चॉइस दें, ताकि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जो पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कंसर्न है, उसको रेज कर सके, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और व्हीप को हम जरूर, आप मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कुछ मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दें। अगर मान लीजिए सरकार पर आन पड़ी है तब भाई तो पार्टी मेंबर को फॉलो करना ही पड़ेगा व्हीप को, तो ऐसे कुछ सिचुएशंस बना दीजिए जहां पर ही सिर्फ व्हीप लगे, अदरवाइज ये एक वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। ताकि जो हमारा इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी का जो एमपी है या एमएलए है, उसको अपना चॉइस जो है, अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करने का अधिकार मिले। व्हीप का जो रोल है वो काफ़ी क्रूशियल है, ताकि पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन हो सके, ठीक है, और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है स्मूथली चल सके। बिना व्हीप के बहुत ही मुश्किल होगा पार्टी को ये इंश्योर करना कि जो पार्टी का जो मेंबर्स है वो उस पार्टी के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड मैनर में वोटिंग करे, ठीक है। नहीं तो इससे दिक्कत तो होगा, ठीक है। लेकिन जो इसमें खामियां हैं इसको भी सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये सब हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि व्हीप का होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं, उसको भी हमको एड्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पूरा व्हीप का मसला है, जिसमें हमने किहोतो होलाहन वर्सेस जचीलहू केस का निश्चित रूप से आपको आंसर में जिक्र करना ही होगा। इसके अलावा ये कहना होगा कि कुछ ऐसे केसेज भी होते हैं जहाँ पर व्हीप का जो है लागू नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ। फंक्शंस ऑफ व्हीप हमने पढ़ा, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लोबल जो 1 लाइन व्हीप, 2 लाइन व्हीप और 3 लाइन व्हीप पढ़ा हमने। उसके अलावा अगर व्हीप को आप वायलेशन होता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, है ना। उसके अलावा हमने पढ़ा ग्लोबल प्रैक्टिस, जिसमें यूके जो है वहाँ पर फ्री वोट सिस्टम होता है, यूएसए में किस तरीक़ा से वो सिर्फ हेड काउंट किया जाता है, और इंडिया के अंदर किस तरीक़ा से इसमें और सुधार किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या हम यूके का फ्री वोट सिस्टम की तरफ बढ़ सकते हैं। और इसका कंक्लूजन कि भाई ज़रूरी तो है व्हिप होना, क्योंकि इससे पार्टी का डिसिप्लिन मेंटेन होता है हाउस के अंदर। और अगर ये ना होगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है पार्टी के अंदर खास करके, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट पर भी असर हो सकता है। तो ज़रूरी तो है, लेकिन इसमें जो खामियां हैं, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस कर्टेल करती है इंडिविजुअल एमपी या एमएलए को, तो उसको भी थोड़ा सा एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल इस टॉपिक के अंदर इतना ही। अगले टॉपिक में मिले इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि जो है अगला जब टॉपिक पर वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।